हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं राकेश चंद्र जायसवाल आज आपके समक्ष भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना या उद्देशिका को आपके सामने हम प्रस्तुत करने चल रहे हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका को अंग्रेजी में हम लोग प्रेम्बल कहते हैं। जिस प्रकार से अपने देश में एक राष्ट्रगान है, जैसे अपने देश का एक राष्ट्रगीत है, उसी प्रकार से अपने संविधान का भी गान है, जो प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से हम सभी जानते हैं। प्रस्तावना है क्या? अपने संविधान में प्रस्तावना को किस रूप में वर्णित किया गया है, वो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं और आप सभी उस प्रस्तावना को अवश्य कंठस्थ कर लें, जैसे आप राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को याद किए हैं। सुनिए, प्रस्तावना कैसे लिखा गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। यह है हमारे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, जो चंद शब्दों में, लगभग 94 शब्दों में अपने संविधान की पूरी आधारभूत व्यवस्था और विशेषता को समाहित कर दिया है। प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना अपने संविधान की विचार है, थॉट्स, अपने संविधान का आदर्श है, अपने संविधान का मूल्य है, अपने संविधान का लक्ष्य है और अपने संविधान का आधारभूत ढांचा है। अपने संविधान की प्रस्तावना में उन तमाम विचारों, दर्शनों और मूल्यों को एक जगह खूबसूरत शब्दों में समन्वित कर दिया गया है, ताकि प्रत्येक को यह फीलिंग्स हो कि हमें अपने संविधान के द्वारा प्राप्त क्या करना है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना के महत्व को देखते हुए लिखा है, प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने प्रस्तावना को संविधान का चरित्र की संज्ञा दी है, जबकि डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा है, प्रस्तावना हमारे संविधान सभा के सदस्यों की, उनकी भावनाओं को, उनके उद्देश्यों को, उनके लक्ष्यों को प्रस्तुत करता है और प्रस्तावना ही यह तय करता है कि सभी शक्तियां हम भारत के लोगों से हमेशा ग्रहण करना है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता, हम भारत के लोग, भारत की संप्रभु है, वहीं से सारी शक्तियां ग्रहण करना है। हमारे लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप साहब ने लिखा है, प्रस्तावना अपने हिंदुस्तान का वह नींव है, वह आधारभूत मेहराब है जिस पे भारत को स्थापित किया गया है। प्रस्तावना दुनिया के सभी देशों की लिखित संविधानों में अपने अपने तरीकों से व्यक्त किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में अंतर्राष्ट्रीय विद्वान डॉक्टर ग्रेनविल ऑस्टिन और डॉक्टर ब्लैकस्टोन जैसे लोगों ने कहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रस्तावना में से एक है।
प्रस्तावना अपने उद्देश्य प्रस्ताव समिति के द्वारा, उद्देश्य प्रस्ताव समिति के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव समिति को पारित कर दिया। विद्वानों का कहना है कि उद्देश्य प्रस्ताव समिति में जो प्रस्तावना का जो शब्दावलियां थी उसको तैयार करने में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर B.N. राव की भी भूमिका थी। डॉक्टर B.N. राव का पूरा नाम है डॉक्टर बेनेगल नरसिम्हा राव। प्रस्तावना के विषय में हमारे संविधान में यह कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग अथवा अंग है कि नहीं, यह कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। यह परंपरा के रूप में माना गया कि प्रस्तावना जब संविधान की आत्मा चरित्र जन्म कुंडली है तो यह अपने आप भाग बन जाता है, किंतु इस पर जब विवाद हुआ तो विवाद का समाधान सुप्रीम कोर्ट करता है संविधान से संबंधित किसी भी मामले को लेकर। तो 1960 में सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया, एक केस या वाद जिसे कहते हैं। उस वाद का नाम है बेरुवाड़ी मुकदमा, बेरुवाड़ी मुकदमा या केस बनाम भारत संघ। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग भी नहीं है और हमारी संसद अनुच्छेद यानी आर्टिकल 368 के अंतर्गत प्रस्तावना में कोई भी संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती है, किंतु संविधान को समझने के लिए यह एक कुंजी के रूप में अवश्य कार्य करेगी। तो मान लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया। कुछ दिन के बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट में एक और मुकदमा आया जिसका नाम है केशवानंद भारती बनाम वर्सेस केरल राज्य। इस मामले में, इस केस में, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवाड़ी के मुकदमे के निर्णय को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया और एक नया निर्णय दिया। वह निर्णय यह था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग भी है, हमारे संविधान का भाग भी है और संसद को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 368 के तहत वह प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी अंग में, संविधान के किसी भी अध्याय में परिवर्तन और संशोधन कर सकती है और साथ ही साथ प्रस्तावना हमारे संविधान को समझने के लिए एक कुंजी का भी कार्य करेगी। इसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि संसद यकीनन अपने पूरे संविधान में संशोधन परिवर्तन कर सकती है, किंतु संशोधन और परिवर्तन करते वक्त इस बात का यह ध्यान में रखना होगा कि संविधान की जो अपनी आधारभूत, जो मूलभूत ढांचा है, जिसे प्राप्त करना हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने लगातार प्रयास किया, उसमें कोई आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यह निर्णय कर दिया गया 1973 में। तो जब केशवानंद भारती में यह निर्णय हुआ तब से लेकर के आज तक यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का भाग है। यह व्यवस्थाएं कंप्लीट हो गई।
इसी केस के निर्णय के आधार पर 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को शामिल किया। 3 नए शब्द को इसमें सम्मिलित किया। ये 3 नए शब्द हैं, नंबर 1 समाजवाद, दूसरा है पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, और तीसरा शब्द जोड़ा गया इसमें अखंडता। ये 3 वर्ड 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और अब तक प्रस्तावना में यही एकमात्र संशोधन और परिवर्तन है। तो फिर सवाल ये उठता है, प्रस्तावना में जो भी शब्द प्रस्तुत किए गए हैं उसका मायने क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो आइए एक एक शब्दों को हम लोग व्याख्या करते हैं। पहला वर्ड है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोगों का आशय क्या है कि हिंदुस्तान की सभी सर्वोच्च शक्तियां निहित है। हिंदुस्तान की जनता ही सुप्रीमो है। राजतंत्र भारत नहीं है, भारत लोकतंत्र और गणतंत्र है, और लोकतंत्र गणतंत्र की आत्मा ही है हम भारत के लोग। पूरे हिंदुस्तान की जनता इसमें समाहित हो गई। और कैसा भारत हम लोग मनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक ऐसा भारत जो किसी के अधीन नहीं है, ना अधीन होगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और भारत अपने सभी तथा आंतरिक एवं बाह्य कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। किसी से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यह संप्रभु का मतलब है। 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं था, लेकिन उसके बाद आजादी मिली और जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया तो भारत संप्रभु संपन्न हो गया। यह बहुत बड़ी बात है। बिना संप्रभु संपन्न के कोई भी राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता है, ताकतवर नहीं बन सकता है। उसके लिए संप्रभु संपन्न होना जरूरी है, और संप्रभु संपन्न की सारी शक्तियां वी द पीपुल ऑफ इंडिया में है। वहीं से सारी शक्तियां निकलती हैं।